हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम आपके लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 जिसकी छात्रवृत्ति 12,000 रुपये सालाना मतलब 1,000 रुपये मंथली मिलेगी। परीक्षा तिथि आपकी 6 नवंबर 2022 है। समय बहुत कम है, तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। पूरे यूपी भर में सभी बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसका मेन अट्रैक्शन इसकी छात्रवृत्ति है, तो आप भी कमर कस लीजिए। ये परीक्षा 6 नवंबर 22 को 11 बजे होगी। तो हम आज आपके लिए साइंस विज्ञान इसका मॉडल पेपर लेके आए। इसको हमने फर्स्ट बता दिया है क्योंकि अभी हम इसी तरह के और भी मॉडल पेपर आपके लिए लेके आएंगे जिससे आपकी परीक्षा में कोई भी कमी ना रह जाए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त छानने की क्रिया संपन्न होती है मूत्राशय में, वृक्क में, मूत्रवाहिनी में कि इन सभी में? तो आपको बता दें, आपके शरीर में एक छन्नी है जिसको हम किडनी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं। तो इसको हम शुद्ध हिंदी में वृक्क बोलते हैं। किडनी और गुर्दा क्या होता है? ये एक तरह से आपके शरीर में जो होता है, ये एक छन्ना होता है जो आपके शरीर के जितने भी गंदे पदार्थ, मान लीजिए जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो उनको निकाल देता है। इसके साथ ही ये आपका खून छानने का काम भी करता है। तो वृक्क में आपके खून छानने का काम होता है। ये आपके लीवर के नीचे होता है। एक दिन में आपकी किडनी 400 बार खून की सफाई करती है। क्या करती है? एक दिन में 400 बार खून की सफाई करती है। और ये जो किडनी होती है ना, ये आपके शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी होती है। तो इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए। इसको वृक्क मतलब किडनी या गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? किडनी या गुर्दा। अब अगला प्रश्न है आपका, अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 18 अगस्त, 21 मई, 5 जून या 20 अगस्त को? तो अक्षय ऊर्जा दिवस आपका राजीव गांधी के जन्म दिवस पर इसको शुरू किया गया था। 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन भी होता है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, और 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला हम देखते हैं, ओजोन परत के क्षय मतलब नष्ट होने से मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव क्या हो सकता है? ओजोन परत क्या होती है? ये आपकी एक तरह से सेफ्टी गार्ड होती है वायुमंडल में, जो आपको, अगर ये इसका क्षय हो रहा है, ठीक है, इसका नाश हो रहा है धीमे धीमे, तो ये आपके शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? त्वचा का कैंसर होना, आँखों की बीमारियां होना, प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ना, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ओजोन परत के क्षय होने से ये सब आपका, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। त्वचा का कैंसर भी हो जाएगा आपको, आँखों की बीमारियां भी हो सकती हैं, प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव भी पड़ेगा। अगला देखते हैं हम, गुलहड़ के पुष्प में पुंसेकरों को स्पर्श छूने पर उंगलियों में पीला सा पाउडर लग जाता है। ये पाउडर होता है, कितने लोगों ने छुआ है भाई? गुलहड़ के फूल के बीच में जो होता है ना, उसको आप छू लोगे तो हाथ में कैसा पीला पीला लग जाता है। तो ये आपका होता है परागकोश, अंडाशय, वर्तिकाग्र या परागकण। तो वो होते हैं पराग के कण जो आपके हाथ में लग जाते हैं एक पीले से पाउडर की तरह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव या जंतु के शरीर में किसी विशेष रोग के लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? देखिए इस पे ध्यान दीजिए। विशेष रोग के, अभी जो कोरोना हुआ था ना, तो उसमें हम लोग को क्या लगाई गई थी? एंटीबायोटिक, एंजाइम, वैक्सीन या ये सभी लगाई गई थी? तो हम लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? वैक्सीन। कौन सी? किसी ने कोविशील्ड लगवाई, किसी ने कोवैक्स लगवाई। अभी और भी इसी तरह की आ रही हैं। नर या मादा के संयुग्मज को कहते हैं, क्या कहते हैं संयुग्मज को? निषेचन, परागण, प्रजनन की बीज निर्माण। तो इसको हम बोलते हैं निषेचन। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तंभ
1 और स्तंभ 2 का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प आपके ये दिए गए हैं और स्तंभ ए में क्या कहा गया है, देखिए पढ़ लीजिए। अम्ल वर्षा नंबर 1 में दिया गया है अम्ल वर्षा, दूसरे में पराबैंगनी किरणें और तीसरे में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर चौथे में है आपका ग्रीन हाउस। क्या है आपका ग्रीन हाउस। अब इनका आपको इससे मिलान करना है। त्वचा का कैंसर, वायुमंडलीय ताप में वृद्धि, मूर्ति क्षरण और ओजोन क्षरण। ये थोड़ा कठिन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए अम्ल वर्षा जब होती है तो एक तरह से इसको बोलते हैं तेजाबी बारिश। तो इसका प्रभाव किसके साथ पड़ सकता है, तो इसका प्रभाव पानी बरसेगा तो जो इमारतें होते हैं ख़ास तौर से संगमरमर की होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, तो उनका क्षरण हो जाता है। इमारतों का भी इसमें जो होता है वो क्या बोलते हैं, जैसे तेजाब ज़मीन में पड़ जाता है ना, तो वैसे होने लगता है। तो मूर्तियाँ नष्ट होने लगती हैं, बिल्डिंग भी नष्ट होने लगती हैं, तो उनका क्षरण होने लगता है। तो अम्ल वर्षा का सीधा संबंध आपका होगा मूर्ति क्षरण से। यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं। फिर पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या हैं आपकी, पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के क्षय होने पर पराबैंगनी किरणें सीधे मनुष्य के शरीर पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ती हैं, तो वो करती हैं आपका त्वचा का कैंसर। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो इसको हम तीसरा नंबर डालते हैं। ग्रीन हाउस का प्रभाव, तो ग्रीन हाउस का प्रभाव वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करता है जिससे मौसम अनुकूल बना रहे। तो ये हो गया 4। अब हम लोग देखते हैं इसमें पहले का हमने क्या निशान लगाया, पहला नंबर हमने किस में डाला, मूर्ति क्षरण में, तो पहला का ये हो गया तीसरा, ठीक है। फिर हमने दूसरा नंबर हमने किस में डाला, तो दूसरे का हो गया आपका पहला। फिर हमने तीसरा नंबर, पहला नंबर हमने ये डाला था, हमको इससे मिलाना है। ये ऊपर वाली संख्या जो होती है ये ऊपर है, जो ये जो नीचे वाली संख्या है वो इसके अंदर है, ठीक है, समझ गए आप। तो तीसरा था, देखिए दूसरा हो गया। अब तीसरे का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन का क्षरण कर रहा है, ओजोन परत का क्षरण होता है। आपका ये हो गया तीसरे का चौथा नंबर। फिर है आपका ग्रीन हाउस का प्रभाव वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करता है, चौथा नंबर डाला, ये चौथा का, तो ये क्या हुआ दूसरा, देखिए चौथा नंबर और ये इसका दूसरा। तो आपका कौन सा सही हुआ, आपका सही हुआ ये वाला, ठीक। आगे देखते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए सोडियम को हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं, ये जल से तीव्र अभिक्रिया करती है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करती है, ये धूप में काली हो जाती है। क्या हो जाती है, काली हो जाती है। ये मिट्टी के तेल में नरम हो जाती है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो सोडियम को हम लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा कि सोडियम है क्या। जो सोडियम धातु है हमारी वो बहुत सक्रिय धातु होती है। ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। जो सोडियम धातु होती है ना हमारी, ऑक्सीजन से वायुमंडल में उपस्थित होती ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ये तुरंत क्रिया करेगी और ये क्या कर देती है, उससे आग पकड़ लेती है। तो उसमें तो इसको खुला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और क्या बनाती है, सोडियम ऑक्साइड बना देती है। पानी से क्रिया कर ये हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे दिया गया ये किसके साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, तो ये जल के साथ, पानी मतलब जल के साथ ये तीव्र अभिक्रिया करती है। तो हमारा उत्तर आ गया नंबर 1। चांदी धातु का अयस्क है, किसका है, चांदी धातु का अयस्क है हॉर्न सिल्वर। फिर है थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव का प्रतीक है आपका Hg। क्या है, थर्मामीटर में जो प्रयुक्त द्रव होता है ना, द्रव, उसमें भी वो भी धातु होती है आपको, और बहुत से लोग कहते हैं उसको ना पारा है इसके अंदर, पारा मतलब मरकरी। तो मरकरी एक लिक्विड धातु है, मरकरी क्या है, एक लिक्विड धातु है
और इसका Hg, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजिम। Hg का मतलब हाइड्रोजिम, ठीक। मरकरी का ये प्रतीक चिन्ह है। तो थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव का प्रतीक चिन्ह है Hg, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मिलान फिर करना है आपको सूची 1 और सूची 2। फिर इसका हम इसमें से सही जो आपकी उत्तर होंगे उन पे निशान लगाएंगे। तो अम्ल, अम्ल क्या होता है? चूने का पानी कि चीनी का घोल कि हल्दी चूर्ण या नींबू का रस, क्या हो सकता है? तो अम्ल है आपका यहाँ पे नींबू का रस, हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। फिर आपका क्षारक क्या है? क्षारक है आपका चूने का पानी, ये क्षारक है। फिर विलयन क्या है? चीनी का घोल। और सूचक क्या है? हल्दी, हल्दी का चूर्ण। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। देखिए ये ऊपर वाले नंबर है ना, ये ऊपर वाले, ये ऊपर ABCD ये ऊपर लिखे हैं और नीचे वाले नंबर 1 2 3 4। तो हमने A को किससे मिलाया था? हमने A को 4 से मिलाया, ठीक है। तो ये हो गया 4। फिर B को हमने किससे मिलाया था? B को हमने 1 से मिलाया, चूने के पानी से, तो हमारा 1 आ गया। फिर C को हमने मिलाया है, C 2 से मिलाया, चीनी का घोल, तो ये 2 आ गया आपका, ठीक है। और फिर है आपका चौथा D को हमने किससे मिलाया है? 3 से। तो बताइए अब ये 2 और 3 में आपका कौन सा सही होगा? लगाइए, दिमाग लगाइए। पहला आपका A का 4 हो गया, ठीक है। जो आपने A लगाया था वो A का 4 हो गया, तो ये वाला आपका ठीक हुआ। आ गया समझ में? अम्ल आपका है नींबू का रस, क्षारक है आपका चूने का पानी, विलयन है आपका चीनी का घोल, सूचक है हल्दी चूर्ण। तो इस हिसाब से ये नंबर आपका 2 सही रहा। माइक्रो प्रोसेसर चिप बनी होती है, किससे बनी होती है? माइक्रो प्रोसेसर चिप बनी होती है आपकी सिलिकॉन से। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। माइक्रो प्रोसेसर चिप आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। अब सिलिकॉन क्या है? अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर है क्या? माइक्रो प्रोसेसर देखिए क्या है, यह एक सूक्ष्म प्रक्रियक है। सबसे पहले तो आप माइक्रो बहुत ही सूक्ष्म होता, प्रोसेसर प्रक्रियक ये कहाँ होता? कहाँ? ये आपके कंप्यूटर में एक चिप लगती है, चिप सुने होंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक युक्ति है जिसको चिप बोलते हैं, ठीक है। चिप सुना होगा आप लोग, मोबाइल में गाने आने बजाते हो उसमें चिप लगा लेते हो ना। तो इसमें ना लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें बहुत सारा डाटा इसमें फीड हो सकता है, आप सीधे से ये मान लीजिए। तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। अब है आपका पीतल, एक मिश्र धातु है। पीतल आपकी किससे मिलती है? पीतल, तो पीतल आपकी मिलती है तांबा और जस्ते से। पीतल किससे बनती है? तांबा और जस्ते से मिली धातु है, जिसमें तांबा 60% होता है और आपका जस्ता, जिसे हम जिंक भी बोलते हैं, 40% होता है। तो ये आपका मिलता है सी से कॉपर, तांबे को हम कॉपर बोलते हैं, और जे से आपका जिंक हो गया या जस्ता हो गया, तो ये बनती है CuZn, ठीक है। ये इसका सूत्र है या आपका इसका प्रतीक चिन्ह होगा मिश्र धातु का CuZn। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल की फार्मिक अम्ल? कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये है इसका फार्मिक अम्ल। फिर है 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन होते, कितने केल्विन होते हैं? तो ये केल्विन क्या होता है? तो केल्विन एक पैमाना है तापमान मापने का, ठीक है। ये एक ब्रिटिश के जो केल्विन थे, ये ब्रिटिश के भौतिक शास्त्री थे। इनका पूरा नाम था विलियम थॉमसन प्रथम बैरन केल्विन। इनके नाम पर ये पैमाना बना था, ठीक है। इसका चिन्ह के है। इनका 0 डिग्री सेल्सियस में जो केल्विन है उनका जो चिन्ह है वो के है, और ये तापमान की एक मापन इकाई है। ये 7 मूल इकाइयों में से एक है। तो इसका आप कह रहे 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? तो 273 K
के होते हैं। कितने केल्विन होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन होते हैं 273 के। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से वह उत्पाद जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया से बनता है। तो इसमें से सब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम सल्फाइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है, यदि किसी पौधे में जाइलम ऊतक को हटा दिया जाए तो उसकी निम्न में से किस क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? श्वसन, जनन, जल संवहन की उत्सर्जन। तो जल संवहन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। निम्न में से कौन सी घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप, नाभिकीय विकिरण, भूस्खलन और बर्फीला तूफान। देखिए भूकंप प्राकृतिक है, भूस्खलन भी प्राकृतिक है, बर्फीला भी और नाभिकीय। ठीक है, इनमें से एक नहीं है। अब ये हम आप पे छोड़ते हैं, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, आप गूगल में सर्च करिएगा और इसका बताइएगा। मेरे हिसाब से तो नाभिकीय विकिरण नहीं है प्राकृतिक आपदा, लेकिन बाकी आप लोग खुद हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें कौन सी घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपके लिए हमने होमवर्क छोड़ दिया। वनों के विनाश का कारण है वनाग्नि। बिल्कुल, जंगलों में आग लग जाती है तो जंगल नष्ट हो जाते हैं। वनों का कटना, ये भी, इससे भी जंगल नष्ट हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदा, कभी कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उससे भी वनों का विनाश हो रहा। तो हमें ये है इसका उत्तर, ये सभी। फिर निम्नलिखित में से किस रोग में नीम की पत्तियां व छाल लाभदायक है? चेचक में, मलेरिया में, तपेदिक में कि टाइफाइड में? तो इसका उत्तर है चेचक में। जब चेचक आपके निकल आते हैं तो नीम की पत्तियां आपके बिस्तर में बिछा दी जाती हैं और इसके पानी से आपको नहलाया जाता है, ताकि जो नीम से, जो चेचक से उसकी जो संक्रमण होता है वो दूर हो जाता है। त्वचा द्वारा श्वसन होता है किसका? कौन श्वसन करता है? पक्षी करते हैं, मेंढक करते हैं कि काकरोच करते हैं? काकरोच मतलब वो तिलचट्टा जो लाल लाल रंग का होता है, जिसका मुंह बड़ा सा होता है, उसको काकरोच बोलते हैं। तिलचट्टा भी बोलते हैं उसको। ठीक है, छिपकली में। तो आपका जो तिलचट्टा या काकरोच है ना, वो श्वसन करता है त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा। निम्नलिखित में से द्विलिंगी हैं। कौन से द्विलिंगी है जिनके 2 लिंग होते हैं? एस्केरिस, बिल्ली, केचुआ की लोमड़ी। पता है आपको कौन से होते हैं? तो इसमें से बिल्ली तो नहीं होती, लोमड़ी भी नहीं होती, एस्केरिस भी नहीं, तो केचुआ आपका द्विलिंगी जीव है एक तरह से। जायांग के नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा है। अम्लराज मिश्रण है आपका अम्लराज। 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग नाइट्रिक अम्ल, 1 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। तो इसका उत्तर है आपका तीसरा। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल मिलके अम्लराज का मिश्रण बनता है, अम्लराज। क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग होता है किसमें? रॉकेट ईंधन के रूप में, एलपीजी ईंधन के रूप में, गाड़ियों के ईंधन के रूप में कि सभी में? रॉकेट ईंधन में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेकेलाइट उदाहरण है एक किसका? धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का कि प्लास्टिक का? तो बेकेलाइट उदाहरण है आपका प्लास्टिक का। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। फिर है आपका पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, बुध, सूर्य और शुक्र। यही आपका प्राकृतिक उपग्रह भी कहलाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है आपका, देखिए CaCO3, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। सिर दर्द में प्रयुक्त औषधि है। इसमें बहुत बड़े बड़े इनके फार्मूलों के नाम लिखे हैं। एंटीपायरेटिक, एंटी स्पास्मोडिक और एनाल्जेसिक और नीम। ये हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को दवाइयों को समझने की
थोड़ी सी क्षमता आ जाए। एंटीपायरेटिक होती है, ये आपकी बुखार कम करने में यूज़ होती है। एंटी स्पास्मोडिक आपकी पेट दर्द या ऐंठन में काम आती है। एनाल्जेसिक आपका सिर दर्द कम करने में होती है, पेन किलर है एक तरह से। और नीम, तो हम इसका सही जवाब है एनाल्जेसिक। मार्स गैस है, आपको इसको पंख गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंख गैस, क्योंकि ये ज़्यादातर कीचड़ से और गले सड़े जो आपके कूड़ा करकट होती है उससे बनती है। तो इसका सही जवाब है मार्स गैस क्या है? एक मीथेन है ये, ठीक है। मार्स गैस को मीथेन गैस भी बोलते हैं, या इससे ये बनती है, ठीक है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत में सूर्य, वायु, पेट्रोलियम, जल। अच्छा, नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? जो नवीनीकरण जिनका हो सकता है, लेकिन अनवीकरणीय माने जिनका नवीनीकरण नहीं होता, जिनका स्रोत अगर एक बार ख़त्म तो फिर ख़त्म। तो ये है आपका पेट्रोल। पेट्रोलियम को अनवीकरणीय स्रोत बोलते हैं। फिर है आपका सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो सोलर कुकर द्वारा, सौर भट्टी द्वारा, सौर सेल द्वारा, सौर जल उष्मक द्वारा, ठीक है। अब इसमें से सोलर कुकर द्वारा, तो इसमें सोलर कुकर में पहले ऊर्जा सोलर कुकर में जाती है, ठीक है। इसके बाद में ये जो इसमें कुकर होता है खान, फिर वो खाना बनाती है। लेकिन सौर सेल ऐसा है जिसमें ऊर्जा स्टोर हो जाती है और सीधे विद्युत ऊर्जा बन जाती है। विद्युत ऊर्जा सीधे सौर सेल के द्वारा ही बन जाती है, ठीक है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए कुछ सूत्र दिए गए हैं, कुछ दवाइयों के फार्मूले भी हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और आपको अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप परीक्षा की तैयारी करिए। हैव ए नाइस डे।